कल्पना कीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई एक कार है और उसके सामने अचानक कोई इंसान आ जाता है। कार के पास ब्रेक लगाने के लिए सिर्फ 3 मिलीसेकंड का समय है। हम्म। लेकिन कार का कंप्यूटर सिस्टम उस समय दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे सर्वर से मतलब इस बात की सहमति लेने का इंतजार कर रहा है कि क्या वाकई सामने कोई है। बिल्कुल। और नतीजा एक भयानक दुर्घटना। और देखिए, रफ्तार और सच्चाई के बीच की यही जो जंग है ना, हम्म। यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। मतलब जब इंटरनेट पर कोई ऐप क्रैश होता है या मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में अचानक कोई गलत आइटम दिख जाता है, तो वो कोई तकनीकी बग नहीं होता। हाँ, बल्कि वो एक बहुत ही सोचा समझा गणितीय समझौता होता है। और इस डीप डाइव का जो मिशन है वो इसी अदृश्य ट्रेड ऑफ को डिकोड करना है। जी। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस डिजिटल दुनिया के कुछ सबसे जटिल और ज्ञानवर्धक दस्तावेज हैं। जी। जैसे कि मार्टिन क्लैपमैन का मशहूर रिसर्च पेपर, अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS के डेटाबेस डिज़ाइन के दस्तावेज और IIT बॉम्बे के नेटवर्किंग लेक्चर्स। और साथ ही कैप थ्योरम से जुड़े कुछ बेहद आधुनिक शोध भी हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो इन स्रोतों के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे बड़ी टेक कंपनियां और ऑटोनॉमस गाड़ियां मतलब हर मिलीसेकंड में जीवन और मृत्यु या मुनाफे और नुकसान के फैसले ले रही हैं। सही कहा। और मुख्य सवाल यह है कि क्या इंटरनेट की दुनिया में सच यानी कंसिस्टेंसी और रफ्तार यानी स्पीड दोनों एक साथ पाए जा सकते हैं? ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप थ्योरम की। हम्म। हमारे स्रोतों के अनुसार कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तीन चीजें चाहता है। पहला है कंसिस्टेंसी, यानी हर जगह बिल्कुल सही और एक जैसा डेटा। जी। दूसरा है अवेलेबिलिटी, यानी सिस्टम हमेशा तुरंत जवाब दे। और तीसरा है पार्टीशन टॉलरेंस, यानी अगर नेटवर्क टूट भी जाए तो सिस्टम काम करता रहे। अब नियम ये कहता है कि जब नेटवर्क टूटता है तो सिस्टम को कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में से मतलब दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ता है। हाँ, और इसी को अक्सर पिक टू का नियम कहा जाता था। इसका मतलब ये निकाला गया कि इन तीन में से कोई भी दो विकल्प चुन लिए जाएं और सिस्टम बेहतरीन काम करेगा। इसे एक आसान एनालॉजी से देखते हैं। मान लीजिए दो बिजनेस पार्टनर हैं, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में। दोनों के पास एक ही बही खाता है। अच्छा। वे हर रोज फोन पर बात करके अपना हिसाब बराबर करते हैं। अब एक दिन उनके बीच की फोन लाइन कट जाती है। यही हमारा नेटवर्क पार्टीशन है। बिल्कुल। अब दिल्ली वाले पार्टनर के पास एक ग्राहक आता है और अपना बैलेंस पूछता है। यहाँ दिल्ली वाले पार्टनर के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुरंत पुराना बैलेंस बता दिया जाए। जो कि अवेलेबिलिटी हो गई। हाँ बिल्कुल, यानी तुरंत जवाब तो मिला लेकिन डेटा शायद गलत या पुराना हो सकता है। हम्म। या फिर दूसरा रास्ता है कि ग्राहक को इंतजार करने को कहा जाए जब तक मुंबई वाले पार्टनर से बात ना हो जाए। ये कंसिस्टेंसी है, मतलब सच मिलेगा लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। ये एनालॉजी इस दुविधा को बहुत सटीकता से दर्शाती है। लेकिन क्या है ना, यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि मार्टिन क्लिपमैन ने अपने रिसर्च पेपर में इस कैप थ्योरम की बहुत बड़ी कमियां उजागर कर दी हैं। ओहो। देखिए, गिलबर्ट और लिंच नाम के वैज्ञानिकों ने जब कैप थ्योरम को गणितीय रूप से साबित किया था, तो उन्होंने अवेलेबिलिटी की जो परिभाषा दी थी, वो असल दुनिया के हिसाब से बिल्कुल अव्यवहारिक है। एक मिनट, अव्यवहारिक कैसे? मतलब उन्होंने इसे किस तरह परिभाषित किया था जो इतना गलत साबित हुआ? मैं समझाती हूँ। उनके फॉर्मलाइजेशन के अनुसार अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम जवाब जरूर देगा, चाहे उसमें अनंत समय लग जाए। क्या? हाँ, मतलब अगर कोई डेटाबेस किसी रिक्वेस्ट का जवाब देने में 1 हफ्ता लगा दे, तो भी गिलबर्ट और लिंच की थ्योरी के हिसाब से वो सिस्टम अवेलेबल माना जाएगा। 1 हफ्ता? ये तो मजाक है। बिल्कुल। असल दुनिया में तो कोई भी यूजर एक वेब पेज लोड होने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार नहीं करता। लोग तुरंत ऐप बंद करके किसी दूसरे विकल्प पर चले जाते हैं। और यही क्लैपमैन की आलोचना का मुख्य बिंदु है। मतलब कैप थ्योरम डेवलपर्स को गुमराह करती है। समस्या सिर्फ नेटवर्क टूटने या पार्टीशन की नहीं है। तो फिर असली समस्या क्या है? रोजमर्रा की सबसे बड़ी समस्या लेटेंसी है, यानी जवाब देने में लगने वाला समय। और इसी को सुलझाने के लिए पेसिल्क नाम की एक नई थ्योरम सामने आई। पेसिल्क? जी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नेटवर्क नहीं भी टूटा है, तब भी सिस्टम को ये फैसला करना होगा कि प्राथमिकता किसे दी जाए, तेज जवाब को या बिल्कुल सही जवाब को। अच्छा, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
क्योंकि अगर हम थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में झांकें तो अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनियां क्या कर रही हैं। AWS के DynamoDB के दस्तावेजों में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। DynamoDB में डिफ़ॉल्ट रूप से इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चुनी जाती है। जी। और अगर किसी को स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब एकदम पक्का सच चाहिए, तो उसकी कीमत दोगुनी चुकानी पड़ती है। बिल्कुल डबल कॉस्ट। लेकिन रुकिए, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी जानबूझकर यूजर्स को गलत या पुराना डेटा परोस रही है, सिर्फ सर्वर का खर्च बचाने के लिए? सुनने में तो ऐसा ही लगता है। मतलब ये तो एक बहुत ही खराब बिजनेस स्ट्रैटेजी लगती है। कोई भी कंपनी स्वेच्छा से ऐसा डेटा क्यों चुनेगी जो गलत हो सकता है? वे हमेशा एकदम मजबूत और सही विकल्प क्यों नहीं चुनते? देखिए, ये सवाल उठना लाजिमी है और सतह पर ये खराब रणनीति ही लगती है। लेकिन इसका जवाब हमें IIT बॉम्बे के लेक्चर्स और आर्किटेक्चर नोट्स में मिलता है। अच्छा। बात दरअसल ये है कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सिस्टम को कंसेंसस प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि राफ्ट या पैक्सोस। राफ्ट। हाँ, और ये प्रोटोकॉल बहुत महंगे साबित होते हैं। और मैं पैसों के मामले में नहीं कह रही हूँ, बल्कि समय के मामले में। समय के मामले में ये राफ्ट असल में काम कैसे करता है जो इसमें इतना समय लगता है? मैं बताती हूँ। राफ्ट प्रोटोकॉल में कई सर्वर होते हैं और उनमें से एक को लीडर चुना जाता है। ठीक है। अब जब भी कोई नया डेटा सेव करना होता है तो लीडर उसे तब तक सेव नहीं कर सकता जब तक कि वो बाकी सर्वर से मेजॉरिटी यानी बहुमत हासिल न कर ले। ओके, मतलब वोटिंग होती है। हाँ, मान लीजिए 5 सर्वर दुनिया के अलग अलग कोनों में रखे हैं, एक टोक्यो में, एक लंदन में और एक न्यूयॉर्क में। लीडर को कम से कम 3 सर्वर्स की मुहर चाहिए ही चाहिए। वाक़ रे। अब इन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में सिग्नल जाने और वापस आने में जो नेटवर्क का समय या लेटेंसी लगता है, वो सिस्टम को बहुत धीमा कर देता है। अच्छा, तो मतलब सच बोलने के लिए एक तरह का चुनाव होता है, सभी से वोट मांगे जाते हैं और उस वोटिंग प्रक्रिया में समय बर्बाद होता है। मैं समझ गया। एकदम सही समझे। इसीलिए जो वीक कंसिस्टेंसी है वो डायनेमो जैसे आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है, जहां स्लोपी कोरम का उपयोग होता है। स्लोपी कोरम, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सिस्टम मेजॉरिटी का इंतजार ही नहीं करता। जो भी सर्वर उस वक्त सबसे नजदीक और खाली है, उसी पर डेटा लिख दिया जाता है और यूजर को तुरंत सक्सेस का मैसेज भेज दिया जाता है। ओहो। इससे रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। लेकिन एक मिनट, इससे तो डेटा में भारी टकराव या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। मतलब मान लीजिए नेटवर्क फेलियर हो गया और एक ही समय पर किसी यूजर के शॉपिंग कार्ट में 2 अलग-अलग आइटम जुड़ गए। सर्वर ए ने सोचा कार्ट में सिर्फ जूते हैं और सर्वर बी ने सोचा कार्ट में सिर्फ घड़ी है। तो क्या अमेज़न ये मानकर चलता है कि थोड़ी देर के लिए कार्ट में गड़बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस यूजर की खरीदारी नहीं रुकनी चाहिए? जी बिल्कुल। लेकिन ये तो एक तरह का जुआ हुआ ना। ये जुआ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार गणितीय समाधान है। यहीं पर स्ट्रॉन्ग इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और CRDTs का इस्तेमाल होता है। CRDTs? ये क्या भला है? थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं इसे। बिल्कुल। सोचिए कि 2 लोग एक ही समय पर एक गूगल डॉक एडिट कर रहे हैं। हाँ, वो तो हम अक्सर करते हैं। सिस्टम क्रैश तो नहीं होता ना? वो दोनों की टाइपिंग को गणितीय रूप से ट्रैक करता है और उन्हें मिला देता है, यानी मर्ज कर देता है, ताकि दोनों वाक्य सुरक्षित रहें। हाँ, सही बात है। CRDTs भी यही करते हैं। जब नेटवर्क वापस जुड़ता है तो सिस्टम को पता चलता है कि कार्ड के 2 अलग-अलग वर्जन बन गए हैं, तो CRDTs इन वर्जन्स को बिना किसी टकराव के मिला देते हैं। अच्छा। तो अंत में यूजर के कार्ट में जूते और घड़ी दोनों आ जाएंगे। मतलब कार्ट में थोड़ी देर के लिए कोई आइटम न दिखे तो चलेगा, लेकिन अगर चेकआउट पेज ही लोड न हो तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। डेटा को बाद में सुधार लिया जाएगा, बस काम रोकना नहीं चाहिए। पर मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि गूगल स्पैनर इस रास्ते पे नहीं चल रहा है। जी। वे ट्रू टाइम नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी ही दे रहे हैं। हाँ, गूगल स्पैनर ने एक अलग ही रास्ता चुना है। उन्होंने सॉफ्टवेयर की जगह हार्डवेयर के स्तर पर समय की अनिश्चितता को कम कर दिया है। वो कैसे? उनके डेटा सेंटर्स में GPS और एटॉमिक घड़ियां लगी हैं। इससे हर सर्वर को एकदम सटीक समय पता होता है, लेकिन फिर भी उन्हें भौतिकी के नियमों का पालन तो करना ही पड़ता है। वे लेटेंसी को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसे शून्य नहीं कर सकते।
सही कहा। खैर, डेटाबेस और शॉपिंग कार्ट की बातें तो अपनी जगह ठीक है। शॉपिंग कार्ट में गलत आइटम का जुड़ना या थोड़ी देर से अपडेट होना एक मामूली समस्या है। बिल्कुल। कोई भी इससे मरेगा तो नहीं। लेकिन अब उस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ऑटोनॉमस कार वाले उदाहरण पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में दिया था। जी। अगर नेटवर्क की ये देरी या लेटेंसी कार के ब्रेक में आ जाए तो ये विचार हमें केवल सॉफ्टवेयर से निकालकर असली दुनिया या कहें तो फिजिकल वर्ल्ड में ले जाता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो साइबर फिजिकल सिस्टम्स में ये ट्रेड ऑफ बिल्कुल अलग और खतरनाक रूप ले लेता है। हमारे स्रोत एडवर्ड ए ली और उनकी टीम के शोध का हवाला देते हैं। उन्होंने कैप थ्योरम को पीछे छोड़ते हुए कैल थ्योरम का परिचय दिया है। यहाँ सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, ए का मतलब है अवेलेबिलिटी और एल का मतलब है लेटेंसी। मतलब नेटवर्क पार्टीशन के बजाय उन्होंने सीधे लेटेंसी को मापना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम्स में हर चीज की एक डेडलाइन होती है। इस थ्योरम में मैक्स प्लस अलजेब्रा का उपयोग किया गया है। मैक्स प्लस अलजेब्रा, आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा गणित है जो चीजों के जुड़ने के बजाय सबसे ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया को मापता है। इस थ्योरम ने साबित किया कि अवेलेबिलिटी और कुछ नहीं बल्कि सिस्टम की प्रतिक्रिया देने का अधिकतम समय है। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। मानव शरीर को ही ले लीजिए। ठीक है। अगर किसी का हाथ गलती से किसी गर्म बर्तन को छू जाए तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। बिल्कुल। इसमें अवेलेबिलिटी है। हाथ दिमाग के मुख्य हिस्से से कंसिस्टेंसी बनाने या सहमति लेने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि अगर उसने इंतजार किया तो हाथ बुरी तरह जल जाएगा। सही बात है। इसके उलट जब गणित का कोई कठिन सवाल हल किया जा रहा होता है तो पूरा दिमाग उस पर ध्यान लगाता है, पुरानी यादों और फॉर्मूलों से कंसिस्टेंसी बनाता है, जिसमें समय लगता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है और ऑटोनॉमस कारों के स्रोतों में दी गई 2 केस स्टडीज इसी बात को साबित करती हैं। कौन सी केस स्टडीज? पहला उदाहरण है एडास यानी स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम। मान लीजिए कैमरे ने सामने एक पैदल यात्री को देखा और ये विजन डेटा प्रोसेस होने के लिए क्लाउड में जा रहा है। ओके। उसी समय कार के सेंसर ने भी कुछ हलचल पकड़ी। अब सिस्टम के पास प्रतिक्रिया देने के लिए सिर्फ 3 मिलीसेकंड का डेडलाइन है। तो यहाँ कार क्लाउड से सहमति का इंतजार नहीं कर सकती? एकदम नहीं। अगर कार का सिस्टम क्लाउड से कंसिस्टेंसी बनाने का इंतजार करेगा कि क्या सच में वहां कोई इंसान है, तो वे 3 मिलीसेकंड निकल जाएंगे और दुर्घटना हो जाएगी। बाप रे। इसलिए यहाँ अवेलेबिलिटी को कंसिस्टेंसी पर प्राथमिकता देनी ही होगी। क्लाउड को छोड़कर स्थानीय सेंसर के डेटा पर तुरंत ब्रेक लगा दिया जाता है। यानी यहाँ रफ्तार सच से ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्रोतों में दी गई दूसरी केस स्टडी एक बिल्कुल अलग भयानक परिदृश्य पेश करती है। जी। 4-वे इंटरसेक्शन, यानी एक ऐसा चौराहा जहां 4 अलग-अलग दिशाओं से ऑटोनॉमस कारें आ रही हैं। वे सभी सड़क किनारे लगी एक आरएसयू या आरएसयू से बातचीत कर रही हैं। हाँ, और यहाँ नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अगर एक भी कार ने जल्दबाजी की या अवेलेबिलिटी को चुना, चारों गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी। इस चौराहे पर कंसिस्टेंसी सबसे ऊपर है। सभी कारों और आरएसयू का इस बात पर 100% सहमत होना जरूरी है कि चौराहे पर पहले कौन सी कार आगे बढ़ेगी। और अगर नेटवर्क धीमा हो जाता है तब? तो अवेलेबिलिटी की कुर्बानी देनी होगी। मतलब अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो चौराहे पर खड़ी सभी कारों को अपनी जगह पर रुकना पड़ेगा जब तक कि सब में सहमति ना बन जाए। सिस्टम अनअवेलेबल हो जाएगा, गाड़ियां रुक जाएंगी, लेकिन वे एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। बिल्कुल। तो एक ही कार के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए रफ्तार जरूरी है, जबकि चौराहे को पार करने के लिए सच्चाई। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि कार को कब रुकना है और कब चलना है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसे बना रहे हैं उनका क्या? वे इस जीवन मरण के गणित को असल कोड में कैसे बदलते हैं? क्योंकि कोड तो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और यही हमारे शोध का अगला पड़ाव है, डेवलपर्स का संकट। जी देखिए, इंजीनियरों को सिर्फ नेटवर्क डिले से नहीं जूझना होता। उन्हें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एरर यानी घड़ियों के बीच का अंतर और एग्जीक्यूशन टाइम यानी प्रोसेसिंग में लगने वाला समय, इन दोनों को भी मापना पड़ता है। अच्छा। ये तीनों चीजें मिलकर अपैरेंट लेटेंसी बन जाती हैं। तो डेवलपर्स इस अपैरेंट लेटेंसी को कोड में कैसे संभालते हैं? इसके लिए लिंग्वा फ्रैंका नाम की एक नई कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज का निर्माण किया गया है।
ये भाषा डेवलपर्स को लॉजिकल डिले तय करने की ताकत देती है। ये लॉजिकल डिले कैसे काम करता है? इसे थोड़ा और साफ करते हैं। लिंग्वा फ्रैंका में प्रोग्रामर पहले से ही कोड में ये नियम लिख सकता है कि ये सिस्टम किसी डेटा के लिए अधिकतम 10 मिलीसेकंड तक इंतजार करेगा। ओके। ये 10 मिलीसेकंड का इंतजार एक तरह से कंसिस्टेंसी को थोड़ी ढील देना है ताकि अवेलेबिलिटी बनी रहे। सिस्टम को ये पता होता है कि 10 मिलीसेकंड पुराना डेटा भी सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर नेटवर्क इतना खराब हो जाए कि 10 मिलीसेकंड के बाद भी डेटा ना आए, तब तो सिस्टम क्रैश हो जाना चाहिए। क्रैश होना एक रियल टाइम सिस्टम के लिए सबसे बुरा विकल्प है। लिंग्वा फ्रैंका इस तरह से काम ही नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी खूबी है फॉल्ट हैंडलर्स का इस्तेमाल। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब यह है कि इंजीनियर सिस्टम के फेल होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो पहले से ही एक प्लान बी डिजाइन करके रखते हैं? जी हाँ, विफलता के लिए डिजाइन करना ही असली इंजीनियरिंग है। अगर नेटवर्क लेटेंसी हद से बढ़ जाती है और तय समय पार हो जाता है, तो सिस्टम क्रैश होने के बजाय तुरंत इस फॉल्ट हैंडलर कोड को चला देता है। तो फॉल्ट हैंडलर क्या करता है? इंजीनियर कोड में पहले ही लिख देते हैं कि अगर नेटवर्क फेल हो जाए या डेटा समय पर ना आए, तो कार को सेफ मोड में डाल दो या धीरे धीरे ब्रेक लगा दो। ये सच में बहुत स्मार्ट है। मतलब फेलियर को रोका नहीं जा रहा है, बल्कि फेलियर की स्थिति में सिस्टम कैसा बर्ताव करेगा उसे भी प्रोग्राम किया जा रहा है। बिल्कुल। केल थ्योरम का ये सबसे बड़ा व्यावहारिक उपयोग है। कोई हवा में तीर नहीं चला रहा है, गणितीय रूप से तय है कि नेटवर्क के लेट होने पर क्या होगा। और यही वो चीज है जो हमारे रोजमर्रा के तकनीकी अनुभवों को सुरक्षित बनाती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। डिजिटल दुनिया की बुनियाद, चाहे वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट हो या 100 की रफ्तार से दौड़ती हुई स्वचालित कार, वो तेज होने और सही होने के बीच एक बेहद नाजुक गणितीय संतुलन पर टिकी है। एकदम सही। और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे ज्यादा पैसे देकर या बेहतर इंटरनेट लगाकर हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। हाँ, ये कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी की एक बुनियादी सच्चाई है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, ये संतुलन और भी जटिल होता जाएगा। भौतिकी की इस सीमा ने मुझे उस एक बात की याद दिला दी जो गूगल स्पैनर के दस्तावेजों में छिपी थी। उन्होंने एटॉमिक घड़ियों के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन के मिन्कॉस्की स्पेस टाइम का जिक्र किया था। हाँ, क्योंकि प्रकाश की गति की एक अंतिम सीमा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में रखी दो घड़ियां वैज्ञानिक और भौतिक रूप से कभी भी बिल्कुल एक ही समय नहीं दिखा सकती। उनके बीच हमेशा कुछ माइक्रोसेकंड्स का अंतर रहेगा। तो जरा इस बड़े परिदृश्य के बारे में सोचिए। आज धरती पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए मिलीसेकंड्स में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी या एकदम सही डेटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी। लेकिन कल को क्या होगा जब इंटरनेट सिर्फ धरती तक सीमित न रहकर चांद और फिर मंगल ग्रह तक फैल जाएगा? ओहो, धरती से मंगल तक डेटा जाने में कई मिनट लग जाते हैं। उस इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट में सर्वर से सहमति लेने का मतलब होगा घंटों का इंतजार। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में हमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के विचार को हमेशा के लिए दफनाना पड़ेगा? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ब्रह्मांड के स्तर पर अभी या वर्तमान शब्द का अपना कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा? ये सोचना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है कि शायद सच सिर्फ वो ही होगा जो किसी तक पहुंच पाए, और जब तक वो पहुंचेगा तब तक वो इतिहास बन चुका होगा। हाँ, एक ऐसा इतिहास जो शायद किसी शॉपिंग कार्ट में दर्ज हो या सितारों के बीच सफर कर रहे हैं किसी डेटा पैकेट में। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।